चलिए तो लास्ट टेस्ट को भी देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड व्हिच हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो कह रहा है ये जो आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हैं, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब सभी का स्ट्रक्चर सेम है बिकॉज ये सभी आयंस हैं। यहाँ पे LiF ये भी आयन है, LiCl आयन है, NaCl आयन है, MgO आयन। तो कह रहा है इन आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करें कि किसकी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होने वाली है। लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होने वाली है? तो याद करिए, लैटिस एनर्जी के लिए लास्ट क्लास में एक बड़ा सा हमने फॉर्मूला देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि यू जो है लैटिस एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड प्लस और जेड माइनस। याद करिए, जेड प्लस और जेड माइनस क्या है? उसका चार्ज है। तो ऑब्वियस बात है, इन सभी में अगर चार्ज देखूँ, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। सिमिलरली LiCl में Li पे +1 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज। सिमिलरली Na पे +1 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज। इसी MgO पे कितना चार्ज? +2। और यहाँ ऑक्सीजन पे कितना? -2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होने वाली है? इसका चार्ज ज्यादा है। चार्ज किसका ज्यादा है? Mg और O पे, +2 एंड +2। या फिर याद होगा, मैंने बताया था जेड प्लस जेड माइनस को एक और चीज से, एक और टर्म से लिख सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं जेड प्लस माइनस, जिसे हम कहते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ बोथ चार्जेस। HCF ऑफ बोथ चार्जेस। तो Mg पे +2, इस पे -2, तो दैट मीन्स दोनों का HCF कितना आ गया? 2। 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे कितना आएगा? 2 आएगा। तो जिसका जेड प्लस माइनस ज्यादा, उसकी ऑब्वियस बात है लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ठीक, तो यही पूछा हुआ है, इसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी, ऑब्वियस बात है MgO की हाईएस्ट लैटिस एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है इन ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई आर ऑन जेड एक्सिस। जिसका न्यूक्लियस है वो जेड एक्सिस है, तो द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल कंटेन। देखिए, कह रहा है जेड एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर न्यूक्लियाई है उसका। मतलब इस तरीके से समझिए, न्यूक्लियाई पहली बात कहाँ होता है ये समझिए। लेट अस से ये जो एक्सिस है, ठीक, ये पीजेड है। मतलब एक ये पीजेड जो आपका ऑर्बिटल है, एक पीजेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, आपको पढ़ा चुका हूँ, वहां बनता है सिग्मा, तो इट इज सिग्मा पीजेड। तो ध्यान रखिए, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस होता है सेंटर पे। सेंटर कहाँ होगा? ऑब्वियस बात है, जिसे हम कहेंगे आपकी सिग्मा बॉन्ड। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसे ही हम जनरली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है, इट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो वो क्या करता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन होता है। तो ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियस भी कहीं ना कहीं सेंटर पे अलाइन होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि एक एस ऑर्बिटल है, ठीक, एस ऑर्बिटल से और अच्छे से क्लियर होगा कि दूसरा एस ऑर्बिटल है, ठीक। जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे, आपको पता है एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस है, वो एक्सेल आपस में आके जुड़ रहा है, तो उसकी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी वो कहाँ पे होगी? एक्स एक्सिस पे होगी। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस, जिनके न्यूक्लियस है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो सिमिलरली ऐसे ही पीजेड और पीजेड को देखिए, कह रहा है कि अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम का मॉलिक्यूल है, जिसमें एटम ए मान लेता हूँ, ये एटम दूसरा ए मान लेता हूँ, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसमें कह रहा है यदि पीजेड पीजेड मिलके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है, तो उसका जो 2p ऑर्बिटल होगा, 2p ऑर्बिटल होगा, तो ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो याद करिए, आपको p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बताई थी, ध्यान से उसको याद करिए। मैंने आपको बताया था जो p ऑर्बिटल होता है, उसको मैं अलग से बता देता हूँ फिर से एक बार। ठीक है ना?
तो उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, याद करिए। मैंने आपको बताया था पी का ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, ठीक, ऐसे पी का ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया, ठीक, ऐसे ये पी का पी जेड ऑर्बिटल हो गया। तो लेट अस से इट इज पी एक्स ऑर्बिटल, इट इज पी वाई ऑर्बिटल, और लेट अस से इट इज पी जेड ऑर्बिटल। बल्कि मैं इसे पी एक्स मान लेता हूँ, इसे पी वाई मान लेता हूँ, इसे पी जेड मान लेता हूँ। वो इसलिए कि किसने बोला है एक्स वाला जो है जेड वाला जो है वो इंटर न्यूक्लियर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो इस वाले फेज को आपको पता है पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल का ये फेज प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस। सिमिलरली ये दूसरा पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डेड सिस्टम में दोबारा से देख सकते हैं। बट मैंने आपको पहले कहा था प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे अच्छे से रखिए, ठीक, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ अच्छे से रखिए, जिससे आपको रिकॉर्ड दोबारा देखने की जरूरत आपको। देखिए और कुछ बातें कि आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक, और टेस्ट देने पे हो सकता है आपके मार्क्स कम आ रहे हो जितना आप मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ टेस्ट बनाया इस तरीके से आता है, ट्रिकी बनाया जाता है, ठीक। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने मतलब क्या है ना, माइंड को 100% देने की कोशिश करनी है। तो जितने अच्छे माइंड सेट को दोगे मार्क्स उतने ही अच्छे आने की, मार्क्स उतने ही अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज होगी। क्योंकि ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हम क्वेश्चन वो हलवा तो नहीं देंगे कि भैया बीएससी में वही रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, दो चार क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन को दे दिया और भाई आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ऑब्वियस है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इट इज पी एक्स, ये पी वाई है, और ये पी जेड। मार्क्स कम आ रहे हैं उसका टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे होने लगेंगे। तो इसलिए सिलेबस आप जो है उसको बार बार रिवाइज करिए। जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपकी एक दिन की छुट्टी हो जाती है, उसमें ये नहीं कि भैया आज तो पढ़ने को है ही नहीं। आपने अगर जो है पावला ब्रूस ले ली है, तो पावला ब्रूस में भी केमिकल बॉन्डिंग, एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग इज द कॉमन टॉपिक इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो कॉमन टॉपिक है, तो केमिकल बॉन्डिंग वहाँ पे भी दिया रहता है, तो आप वहां से उसको पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, ये कह रहा है कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी जेड पे प्रेजेंट है, तो ये पी जेड है और पी जेड, आपको पता है पी जेड और पी जेड मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। जैसे क्लोज आएंगे तो इनके इंटरन्यूक्लियर जो है आपस में जुड़ जाएंगे, कि न्यूक्लियस जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो डेट मीन्स जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो आपको पता है यहाँ पी जेड मिलके सिग्मा पी जेड बॉन्ड बना लेंगे। अब पी एक्स वाला और पी एक्स वाला देखो ये कैसे है, साइड वेज में प्रेजेंट है, साइड वेज में प्रेजेंट है, साइड वेज में प्रेजेंट है। और आपको पता है साइड वेज से कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। और ऐसे ही यहाँ पे बस पी वाई पूछा है, तो देखो ये पी वाई है, ये पी वाई है, ये पी वाई के साथ साइडवेज बनाएगा। ऐसे ये पी वाई है, ये पी वाई के साथ साइडवेज बॉन्ड बनाएगा। तो आपको पता है साइडवेज ओवरलैपिंग साइड पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे, कह रहा है यदि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियाई जेड एक्सिस प्रेजेंट है, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ध्यान रखिए न्यूक्लियाई जब भी क्या है किसी एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। सिग्मा बॉन्ड आर ज्वाइंड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड दे ज्वाइंट एट द इंटरन्यूक्लियस। कहां पे जुड़ते हैं, इंटरन्यूक्लियस पे जुड़ते हैं। तो कह रहा है द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल क्या बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। बट यहाँ शायद ऑप्शन में कहीं तो पाई बॉन्ड दिया नहीं है, तो कह रहा है कि उसमें उसके पास जीरो नोडल प्लेन होंगे, एक नोडल प्लेन होगा, वन नोडल प्लेन along the internuclear axis, two nodal plane either side of the nucleus। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज नोडल प्लेन, तो आपको मैं बता चुका हूँ। जनरली ऑर्बिटल क्या होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और व्हाट इज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है। ऑर्बिटल में कितनी होती है, तो ऑर्बिटल ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितनी, ऑब्वियस बात है, बुकों में दे रखा है 90 to 95%, 90 to 95% की प्रोबेबिलिटी होती है। बट हाँ इसको हम क्लोज टू वन ही मान लेते हैं, क्लोज टू वन ही मान लेते हैं। तो ध्यान देना, नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ये सब आप क्वांटम में भी पढ़ेंगे, बट फिर भी यही सी चीजों को ध्यान रखना शुरू कर लें। नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, और ऑर्बिटल जो है ऑब्वियस बात है ऐसी ओवरलैपिंग है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नोडल प्लेन के बारे में। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पी ऑर्बिटल है, इसका प्लस फेज है, इसका माइनस फेज है। तो मैंने आपको बताया था ये लोब्स जो है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बट ये जहाँ सेंटर है, जहाँ सेंटर है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इस सेंटर पे मैं कह सकता हूँ नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जनरली नोडल प्लेन अगर आपको ऑर्बिटल में देखना है, जनरली नोडल प्लेन आपको ऑर्बिटल में देखना है,
यदि आपको नोडल प्लेन ऑर्बिटल में देखना है तो उसके लिए सिंपल सी कहानी क्या है, उसके लिए कहानी ये है कि नोडल प्लेन का जनरली फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ n-1, n-1 वेयर n क्या है, n है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन सा है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास s ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता क्योंकि पूरा स्पेयर होता है, स्पेयर के अंदर तो कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। तो एस ऑर्बिटल में कितने नोड्स हो जाएंगे, कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, जीरो। एस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, जीरो। वाई, बिकॉज एस ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 में से 1 गया कितना हो गया, जीरो। ऐसे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ये एन वो वाला नहीं है, ये एन बस क्या है, इन ऑर्बिटल के लिए वैल्यूज मान के चल रहा हूँ। तो पी ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2-1। तो पी ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन आएगा, एक, जो कि हमने यहाँ देखा भी, ये नोडल प्लेन। ठीक, ऐसे डी ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन आएगा, तो डी आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ लेटर से थर्ड, 3। तो 3-1 कितने नोडल प्लेन आएंगे, 2। तो हम देख भी सकते हैं नोडल प्लेन, हालांकि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूँ उसके बारे में। तो ये डी ऑर्बिटल है, लेटर से इट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डी का ऑर्बिटल है कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस पे ये प्लस फेस, ये प्लस फेस, ये माइनस फेस, ये माइनस फेस, ये एक्स ऑर्बिटल, ये वाई ऑर्बिटल। तो अब इस बार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, ये इसका डी का ऑर्बिटल हो गया, इसमें नोडल प्लेन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऑब्वियस बात है, एक नोडल प्लेन यहाँ पे है, एक नोडल प्लेन यहाँ पे, कितने नोडल प्लेन होंगे, तो ऐसे एफ ऑर्बिटल पे कितने ऑर्बिटल होंगे, नोडल प्लेन होंगे, तो 4-1 दैट मीन्स 3 उसमें नोडल प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे नोडल प्लेन का कंसेप्ट भी हम समझ गए। अब क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन जेड एक्सिस, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय द 2p ऑर्बिटल। तो कह रहा है उसमें कितने नोडल प्लेन होंगे, एक नोडल प्लेन होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई, क्या न्यूक्लियाई के बीच में नोडल प्लेन होगा। फिर कह रहा है वन नोडल प्लेन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये ऑप्शन सी और बी तो सेम ही बात कर रहा है कि वन नोडल प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियर, बिटवीन द न्यूक्लियर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द सेम थिंग। तो बी और सी तो एक जैसी ही बात होगी, बट ये एमएसक्यू नहीं है, तो अब इस बात है, इससे मुझे क्लियर हो गया कि सी और बी आंसर नहीं होने वाला। तो इसके बाद लिखा है टू नोडल प्लेन आइदर साइड ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के दोनों साइड में क्या नोडल प्लेन होगा, तो देख लेते हैं। जब ये जब ये जब ये यहाँ पे ये पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो गया, तो देख लेते हैं ये पी वाई और पी वाई की बात पूछ रहा है। तो देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये वाली हो गई, और पी वाई वाला ये वाला और ये वाला, ये जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है। अगर यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए, यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जीरो नोडल प्लेन आपको दिखते हैं। वाई, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और पाई के यहाँ पे यहाँ पे भी ऑलरेडी देखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है पाई साइडवेज ओवरलैप कर रहा है। देखो ये पी वाई है, ये पी वाई है, इस पी वाई के साथ साइडवेज ओवरलैप कर रहा है। ऐसे ये पी वाई है माइनस वाला फेस, तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। तो जनरली इस ओवरलैपिंग में मुझे दिख रहा है कि कहीं भी नोडल प्लेन नहीं आ रहा। डेट मीन्स कोई भी ऐसी जगह नहीं आ रही है यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पाई, यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। डेट मीन्स मैं कह सकता हूँ यहाँ कोई भी नोडल प्लेन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर मैं केवल पी एक्स ऑर्बिटल को ही देखूं तो हाँ, उस पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन है। वाई, बिकॉज वो जो सेंटर है, ये जो सेंटर है यहाँ पे नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे नोड है, गांठ है उसके बीच में, है ना, नोड का मतलब गांठ भी कह सकते हैं, उसके बीच की गांठ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं जब ये ओवरलैप हो गए हैं, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जहां भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपस में जुड़ रही होंगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ पे साइड वेज से पाई बॉन्ड बन रहा है, आपको पता है जब ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा, सिंपल सी कहानी, वहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स ऐसा कह सकता हूँ कि जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से देयर इज नो नोडल प्लेन। तो अब इस बात इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो नोडल प्लेन इज द। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, बस हाँ डेप्थ में इसलिए एक बार और बता दिया कि यहाँ पे ध्यान में रहे कंसेप्ट को कैसे घुमा के पूछ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही हलवा था, बस हाँ कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से पूछा गया। अगला, द आयनिक रेडियस of CS and Cl minus ion 181 17 picometer, the bond exponent of He NeAr KR XC कॉन्फ़िगरेशन आज 5 7 9 10 एंड 12। द वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू तक दी गई है, ठीक, इतनी जूल मीटर में। द लैटिस एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ सी एस सी एल अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लाइन इक्वेशन। तो बॉन्ड लाइन इक्वेशन पूरी याद करिए,
बताओ भाई कोई, व्हाट इज द बॉन्ड लेन इक्वेशन, क्या थी बॉन्ड लेन इक्वेशन, बोलो जल्दी से फास्ट। बताइए भाई बॉन्ड लेन इक्वेशन क्या थी जो लास्ट पढ़ी थी कल लैटिस एनर्जी के लिए। बी इक्वल टू कितना, बोलिए भाई। बी इक्वल टू ए एन जेड प्लस जेड माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, और ये कितना था, 1 - 1/n। तो याद कर लीजिए भाई बॉन्ड लेन इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम का ही क्वेश्चन है। आईआईटी जैम शायद 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, या आईआईटी जैम का ही क्वेश्चन है। बट ये एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया था। आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या करना होता है, अभी पेपर को आगे धीरे धीरे हम करते रहेंगे। जैसे टेस्ट होगा अगला, तो उसमें आपका एमसीक्यू जैसे क्वांटम हो जाएगा, एरोमेटिसिटी, कल से एरोमेटिसिटी चलेगा, तो एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, क्वांटम हो जाएगा, और यहाँ केमिकल बॉन्डिंग हो गया। तो इन 3 टॉपिक का जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल इस तरीके से होंगे कि आपके पास जो है एमसीक्यू होंगे, एमएसक्यू होंगे, मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। ठीक, और एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो ये इस तरीके से पेपर आपको मिलेगा जैसे एग्जाम में होता है। ठीक, तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया था, जो आपका आंसर आएगा न्यूमेरिकल में कि उसको लिखना था। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैसे मैंने उसको न्यूमेरिकल की जगह एमसीक्यू में बना दिया है। तो इसमें किलो जूल में पर मोल में आपको जो है एनर्जी निकालनी है। तो देखिए जरा यहाँ पे ए एन ई स्क्वायर, तो ए एन ये ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, कितनी दी गई है, तो बी इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो, 2.45 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। क्या बचा यहाँ से, जेड प्लस जेड माइनस, तो सीएल पे और सीएल माइनस पे जेड चार्ज कितना होगा, 1 × 1, तो 1 × 1 1 ही मान लेता हूँ। और क्या बचा, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर की जो है इसकी पहले यूनिट रख देता हूँ, जूल इंटू मीटर दी गई है। ठीक, फिर दिया गया एवोगाड्रो नंबर। चलिए मैं उसको यहाँ पे अलग से लिख के बता देता हूँ। चलिए, तो देख लेते हैं। आपको इक्वेशन लिख दी थी, फिर से लिख देता हूँ एक बार। यू बराबर ए एन जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट 1 - 1/n। ये आपकी इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें आपको वैल्यू दी गई है ए, किसकी वैल्यू दी गई थी, ए एन ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, जो है 2.45 10⁻⁴, 2.45 इंटू 10⁻⁴। ठीक, जूल इंटू मीटर। जेड प्लस जेड माइनस, सीएल पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज, सी एस पे कितना चार्ज है, +1, सीएल पे कितना चार्ज है, -1। तो चार्ज कितना है इन पे, +-1। तो जेड +1 और जेड -1 की जो वैल्यू है, जेड प्लस जेड माइनस की जो वैल्यू है वो +1 × 1 लिख दूंगा, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। ई स्क्वायर क्या है, ई स्क्वायर ऑब्वियस बात इसकी वैल्यू दी गई है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है। एन की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, एटम्स पर मोल। ठीक है, इसके बाद अपॉन में आर नॉट, आर नॉट भी ए, आर नॉट की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 181 और 17 पिकोमीटर। तो ऑब्वियस बात है सी एस और सी एल में कितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, तो सी एस और सी एल जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे आयंस बन जाएंगे। तो ये है आपका सी एस और ये है सी एल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस दिया गया है। न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 181 इसका दिया गया है, प्लस 181 प्लस 17 सी एल का दिया गया है, +17, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 7 और 1 8, ये हो जाएगा 9, 198 पिकोमीटर। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारी वैल्यू पुट कर दी है, इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी है, 198 पिकोमीटर। अच्छा पिकोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻10
मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसलिए देखो ये मीटर से ये मीटर यूनिट कटने वाली है। तो इसलिए कहता हूँ जब भी आप रखो यूनिट्स को तो सारी वैल्यूज को रखो। और कितना है 1 - 1/n है। तो व्हाट इज n? तो याद करिए बॉन्ड एक्सपोनेंट जो n है इसको हम कहते थे बॉन्ड एक्सपोनेंट। तो इस बॉन्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो याद करिए मैंने आपको बताया था ये जो आयंस है ना, जो CS है और Cl-आयन है, तो इसके करीब का नोबल गैस देख लीजिए। जो आपका CS है इसके करीब का नोबल गैस कौन सा होगा? इसके करीब का नोबल गैस होगा जीनोन। ऐसे ही Cl के करीब का जो नोबल गैस होगा वो कौन होगा? आर्गन, Ar। अब देखिए इसकी जो बॉन्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है, ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन में दी गई है, नहीं दी गई तो भी मैंने आपको कहा था याद करना है। तो 5 होती है हीलियम के लिए, 7 होती है नियन के लिए, आर्गन के लिए होती है 9। दैट मीन्स आर्गन के लिए वैल्यू आ गई 9। फिर इसके बाद ये नियन आर्गन के लिए हो गई। फिर इसके बाद कौन सी आ गई है नेक्स्ट? ये आ गई क्रिप्टॉन और लास्ट में आ गई है 12 जेनोन के लिए। तो जेनोन के लिए कितनी होगी वैल्यू? 12, 12। अब इसके बाद बॉन्ड एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करा और उसका एवरेज 12 + 9 अपॉन में कितना 2। तो 12 और 9 कितने हो गए? 21, 21/2 10.5। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10.5 आ गई। तो जैसे ही आप यहाँ वैल्यू 10.5 रखेंगे, एलसीएम लीजिए, सारी चीजों को सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर देखो जूल में आएगा, एटम्स पर मोल। दैट मीन्स जूल एटम्स पर मोल में आपकी यूनिट आ जाएगी, जूल पर मोल में आपकी जो है एनर्जी आ जाएगी। तो बाकी इसका आंसर निकालेंगे आप घर से, कैसे वैल्यूज पुट करनी है वो आपको बता चुका हूँ, हलवा सा क्वेश्चन था। ठीक, बट ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, इसलिए देखो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। बट टेंशन मत लीजिए, आपको जैम के पेपर में कैलकुलेटर मिलता है। ठीक, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहीं साइड में कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है स्क्रीन पे आपकी, ऑब्वियस है। ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर पर आपको देना होता है, कोई स्पेशल अलग से कंप्यूटर नहीं सीखना है। आपके पास माउस होगा, माउस से बस ऑप्शन टिक करने हैं, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक, तो उस तरह का पेपर आप ऑलरेडी जो है पहले दे चुके होंगे, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी होता है। साइड में कैलकुलेटर होता है, आप जितनी भी डिजिट है वहां पर डाल के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बाकी इसको घर से करके देखना है और ये क्लास के जस्ट बाद ये क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करना है। ठीक है ना? तो कैसे क्वेश्चन को करना है ये आपको मैं बता चुका हूँ। कल NaCl का मैंने आपको निकाल के बताया था सेम इसी तरीके से, बल्कि यहाँ तो क्वेश्चन और भी इजी कर दिया कि AnE²/4πε0 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो क्वेश्चन और भी इजी कर दिया, कैलकुलेशन को और भी कम कर दिया। और याद होगा अगर नहीं भी दिया है तो मैंने आपको बताया यू को कितना रखना है, यू बराबर जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो जिसमें आप यू की वैल्यू कितनी देखते हैं 1.39 × 10⁵ किलो जूल पर मोल पिकोमीटर जेड प्लस जेड माइनस ए अपॉन आर नोट और इंटू 1 - 1/n। ये वैल्यू भी आप रख सकते हैं। ठीक, खैर यहाँ वैल्यू दी है तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा वैल्यू कोई रखने की आवश्यकता नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ XeO5 माइनस आयन। तो XeO5 माइनस आयन की जो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? तो आपके पास है, तो XeO5 बन कैसे रहा होगा? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये चेक कर लो कोई कंपाउंड बन कैसे रहा है। आपके पास होगा XeO4। ठीक, तो 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, तो Xe पे था एक लोन पेयर, Xe पे था एक लोन पेयर, एक F माइनस आएगा, एक F माइनस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा Xe को और इससे जाके जुड़ जाएगा, इससे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये Xe है, एक लोन पेयर इसको ऑलरेडी है, एक फ्लोरीन आया 2 इलेक्ट्रॉन देके जुड़ गया तो बन गया XeOF5। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर देके इससे जुड़ गया, सिंपल सी कहानी है। तो Xe पे एक लोन पेयर ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन माइनस, तो इस पे है माइनस। अब स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। Xe दिया है, फिर इस पे क्या दिया है, एक ये F, एक और F, एक और F, फिर यहाँ पे एक और F, 5 F दिए। एक ऑक्सीजन दिया है जो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है और एक लोन पेयर दिया है या फिर माइनस चार्ज लोन पेयर दिया है जो अलग से जुड़ रहा है। तो याद करिए ये शेप कैसी है, इट इज लाइक समहाउ लाइक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों? क्योंकि इस पे 5 है बॉन्ड सिग्मा, एक है लोन पेयर, 5 और एक 6, 5 बॉन्ड हो गए, छठा ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 6 और एक 7, 7 का मतलब कितना हो गया sp3d3। और sp3d3 जो होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और जब एक लोन पेयर होगा तो इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या ऑप्शन में है? यस, इट इज द ऑप्शन, इट इज द ऑप्शन। बट अगर मैं इसका राइट आंसर बताऊं तो ध्यान रखना जीनोन का साइज बड़ा है, जब साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है
तो और उसमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों एग्जिस्ट करता है, तो उसकी शेप जो है हमें पेंटागोनल पिरामिडल देखने को मिलती है। अब ये कैसे हुआ, तो उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए है क्या, यहाँ ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड ओ भी है और लोन पेयर भी है, तो इनमें रिपल्सन होने की वजह से ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो जनरली इसमें शेप कौन सी एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज पेंटागोनल पिरामिडल। तो आप पेंटागन बनाइए, XT, यहाँ पे F, यहाँ पे पेंटागन बना लीजिए। ठीक, एक 5 F हो गए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से प्लेन के ऊपर, और यहाँ पे है लोन। ठीक, तो आप देखेंगे ये एक पेंटागन है, ये एक पेंटागन है, और ये पेंटागन कैसे बना है, पिरामिड। ठीक, और अगर पेंटागन है, ये बना रहा है पिरामिड, बना के देख लीजिए पिरामिड भी। अगर मैं इसको जोड़ूं तो आप देख रहे हैं पेंटागन पे ऐसा लग रहा है जैसे पेंटागन एक पिरामिड पे रखा गया। इट्स कॉल्ड पेंटागोनल पिरामिड। ये कैसे शेप हो जाएगी, पेंटागोनल पिरामिड। इससे क्या हुआ कि जो ये पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड है लोन पेयर, ये कहाँ आ गए, जस्ट अपोजिट आ गए। अपोजिट आने की वजह से रिपल्सन कम हो गया। तो याद करो हमें क्या करना है, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। हमें क्या काम करना है, हमें मिनिमाइज करना है रिपल्सन, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। सिंपल सी कहानी, ध्यान में रखें। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको कहा था डायरेक्टली एक चीज को देख के आंसर टिक ना कर दें, अच्छे से देख लें क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, इनको भी ध्यान में रखना है। ये XeO5 पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की जगह शेप जो है वो पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगी। और पेंटागोनल पिरामिडल शेप मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके बाद क्या रहा है, द नंबर ऑफ अनपेड एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन CO मॉलिक्यूल। तो CO का एमो डायग्राम बना के देखना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। वैसे इसका आंसर ये होना चाहिए अगर आपने निकाला हो। ठीक, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 होते हैं, तो आपने निकाल के देखा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेड रहते हैं। ठीक, तो जनरली ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका नीचे होगा, कार्बन का जो है बॉन्ड ऊपर होगा। ठीक, तो इसका 2s ऑर्बिटल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 2s याद होगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक, बट वो एंटी बॉन्डिंग जो है, वो जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी जनरली हाई होगी। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग जो है उसकी एनर्जी हाई होगी, किससे हाई होगी, उस 2p ऑर्बिटल से, याद करिए। ठीक, तो ये p के ऑर्बिटल हो गए, p के 3 ऑर्बिटल, ये मिलके पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, तो कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2p2। ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है ना, ध्यान करिए इन चीजों को, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, CO का डायग्राम। ठीक, तो इसके मिलके बना रहे होंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए बॉन्डिंग में, फिर इसके बाद ऑब्वियस बात है p के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बाद p की एनर्जी हाई है, हमें अबव का नियम को यूज करना है। इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में भरेंगे, फिर हाई एनर्जी में। तो 2s और 2s के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर इसके बाद देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिग्मा में आ गए, फिर बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भर दिए और यहाँ भर दिए। और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो कहाँ आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। कौन से, 2s का एक इलेक्ट्रॉन, 2s का एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s के एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, सिग्मा 2s के एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। ठीक, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन CO मॉलिक्यूल। ठीक, तो एंटी बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हर जगह कैंसिल हो रही है, तो ऑब्वियस बात है एंटी बॉन्डिंग में नेट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। वैसे एंटी बॉन्डिंग में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बट यहाँ 2 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इसका मतलब कॉमन सेंस है कि क्वेश्चन में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको आपस में कैंसिल कर दो। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग XOX बॉन्ड एंगल इन, ये तो आपको बहुत ही हलवा क्वेश्चन होगा, ये आपने कर भी लिया होगा, तो याद करिए। H2O में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ होंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस कम है, डायरेक्ट डिस्टेंस अगर इनके बीच में कम है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जबकि O है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच प्रेजेंट होगा, लोन पेयर आराम से बॉन्ड पेयर को दबा पाएगा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। फिर OF2, आपको पता है फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इलेक्ट्रॉन भैया अपनी तरफ बिल्कुल यहाँ खींच के रखेगा। डायरेक्ट डिस्टेंस ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, क्योंकि लोन पे आराम से दबा पाएगा। तो किस बात है। इसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखिए। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे उसके बेसिस पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लेना। तो बता देता हूँ। O2 के जो पाई है, जो पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई है और पाई एंटी बॉन्डिंग पी जेड है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा O2 प्लस, ये है O2 का, O2 प्लस का बना देता हूँ। O2 प्लस में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा। O2 माइनस में, O2 माइनस में एक, दो और एक इलेक्ट्रॉन होगा। डेट मीन सभी पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो भैया इलेक्ट्रॉन तो सभी दे सकते हैं, ये भी देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के मुझे जल्दी से बताइए कितना कितना आने वाला है। अभी निकाल के बताना, पहले का नहीं, अभी निकाल के बताना है। चलिए निकाल के मुझे जल्दी से सेंड करिए। O2 प्लस O2 माइनस का जल्दी से फास्ट। जब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और आप सेंड करें।
जल्दी सेंड करिए। सेंड इट फास्ट। ऑक्सीजन का आता है 2, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कहाँ से? एंटी बॉन्डिंग से। तो बॉन्डिंग में रहेंगे 10, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, इट इज 2.5। फिर यहाँ एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो 1.5। सबसे ज्यादा किस में आना चाहिए फिर? ऑब्वियस बात है, सभी पे एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एनर्जी का मतलब होता है गैसेस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। पर बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड उतना टाइटली बाउंड होगा, ये मैं कह सकता हूँ। उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली उतना बाउंड हमें देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बोलो भाई। चलिए आंसर निकालिए और सेंड करिए। आपको बता ही चुका हूँ, बॉन्डर आपने निकाल कर देखा होगा और करेक्ट ऑर्डर आप मुझे निकाल। हाँ जी, सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, BrO3 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ए नोबल गैस स्पीसीज। हल्का सा क्वेश्चन है, इसके साथ सेम स्ट्रक्चर बना रहा होगा BrO3। तो पहले तो मुझे BrO3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो Br है, ठीक। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है एक, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा, तीसरा ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। कितने बॉन्ड शेयर हो गए? दो, दो चार और एक पांच, तो एक ऑब्वियस है लोन पेयर बच रहा होगा। तो भैया एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पाई होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड, ड्रैगो रूल में केवल सिग्मा बॉन्ड है तीन, एक है लोन पेयर, तीन प्लस एक कितना आया? चार आया। चार का मतलब क्या आया? sp3 आया। sp3 का मतलब क्या आया? टेट्राहेड्रल आया। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या आया? लोन पेयर है एक, तो इट इज पिरामिडल। याद करिए, ये सारी चीजें आपको बता चुकी कैसा है पिरामिडल है। दैट मींस पिरामिडल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तरीके से आप पिरामिडल स्ट्रक्चर बना के दिखा भी सकते हैं, वो आपको बना के दिखा, बट हमें वो काम नहीं करना। हमें बस ये देखना है किसके साथ आइसो स्ट्रक्चर है। XCO3, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी BCD को आप खुद से चेक करें क्यों नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कि जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया तो आप बस हाँ भाई ठीक है क्वेश्चन हो ही गया, मैं करूंगा ही नहीं। आप बाकी स्ट्रक्चर्स को बना के देखिए तो इनकी शेप्स क्या आ रही है। जितने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, जैसे चार sp3 टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर को आप आगे जाते हैं। द मॉलिक्यूल व्हिच हैव डायप्रोलमेंट, इनमें से किस मॉलिक्यूल पे डायप्रोलमेंट होगा? ऑप्शन में एज सिस 3 हेक्सेन। तो सिस 3 हेक्सेन क्या होगा? तो भैया बना लेते हैं सिस और ट्रांस कैसे बनेगा। फिर सिस 3 हेक्सेन होगा, ये नॉट हेक्सेन। ठीक है ना? ये हेक्सेन हो जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ CH3 CH2, ठीक। फिर अगला कार्बन थर्ड पोजीशन पे है, तो ऑब्वियस बात है थर्ड पोजीशन पे होगा डबल बॉन्ड, ठीक। एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड। सिस है तो सिस पे हाइड्रोजन सेम साइड रखने पड़ेंगे, और ये ग्रुप CH2 CH3 सेम साइड रखने पड़ेंगे। तो कह रहा है इनमें से किस पे डायपोलमेंट होगा। तो याद करिए सिस फॉर्म में कोई भी 180 एंगल नहीं होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। तो याद करिए सिस फॉर्म में डायपोलमेंट जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। यस, इसमें डायपोलमेंट होगा। याद करिए सिस और ट्रांसफॉर्म लास्ट क्लास में बताया था। तो हाँ, इससे पता चल गया ये ऑप्शन है। बाकी BCD आपको बना के देखना चाहिए। टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, तो भैया टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन ये तो एल्केन हो गया, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। एल्केन हो गया क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना? एक्चुअली मैंने हेक्सीन इसलिए बनाया है कि बाकी ऑप्शन में देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर होता है, क्योंकि देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा। सिमेट्रिकल रेजोनेंस बनता है। हालांकि हम पढ़ेंगे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी में, IR में पिछले साल में पढ़ा था कि जब स्ट्रेचिंग या बेंडिंग की जाती है तो पोलैरिटी आ जाती है इसके अंदर, है ना, तो पोलर हो जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए तो CO2 नॉन पोलर होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन है, एल्केन है। तो एल्केन कैसे होते हैं? सारे जनरली नॉन पोलर होते हैं, डायपोलमेंट जीरो होता है। तो ऑब्वियस यही ऑप्शन बनता है। वो भी कब? जब यहाँ वैसे ऑप्शन तो कोई भी नहीं बन रहा था, बट यही ऑप्शन बनता, बट यहाँ पे मैंने हेक्सेन लिख दिया था, हेक्सेन होना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं। अगर आपने इसमें आंसर कार्बन डाइऑक्साइड भी लगाया तो ठीक मान के ही चलता, तो A और C में ठीक मान के चलता हूँ। बट हाँ, ये हेक्सेन होता तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता। कार्बन एटम इन C2CN4R, C2CN4R कार्बन एटम, ये क्वेश्चन अच्छा हाइब्रिडाइज किया है।
ओके ओके, हाइब्रिडेशन क्या है? तो C2CN4 है, तो C डबल बॉन्ड C, फिर इसके बाद CN है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ N, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ऑब्वियस है, स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी है, दो कार्बन है, चार वो हैं, तो एक कार्बन पे दो आ जाएंगे, एक कार्बन पे दो आ जाएंगे, कॉमन सेंस है। और CN का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो पूछ रहा है कार्बन कैसा कैसा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा sp होता है, निकाल के देख लेना, एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो का मतलब sp। डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होगा, तो sp और sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है ना? तो ऐसे हलवे क्वेश्चन पेपर आपके पास ये था, क्वेश्चन इजी था, तो ये मैं मान के चलता हूँ इस पेपर में आपके मिनिमम 15 मार्क्स तो होने चाहिए। ठीक है ना? 15 मार्क्स तो होने चाहिए था, पेपर बहुत इजी था, बट कोई बात नहीं, नहीं आ रहे मार्क्स तो कहते हैं ना, इससे टेंशन मत लीजिए। जैसे एक बच्चे ने ये कह के छोड़ दिया कि भैया मेरे तो क्वेश्चन पेपर में मार्क्स ही नहीं आ रहे। अरे भाई, आप पढ़ते दो शब्द हो और आपको लगता है कि इन दो शब्द को पढ़ के मेरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे अपने सिलेबस का, जितनी बार उसको दिमाग में बिठाओगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाओगे। शुरू में सभी के साथ यहाँ दिक्कत होती है, आज से तैयारी को अगर आप देख लो तो शुरू में उसके भी दो तीन क्वेश्चन ही ठीक होते थे, दो तीन क्वेश्चन ही ठीक होते थे, पर उसका एक माइंडसेट बिल्कुल अलग था। उसका क्या था कि जितने क्वेश्चन करने हैं वो ठीक करने हैं। जैसे आप मान के चलो, जो आपके MCQ और MSQ, मैंने आपको बताया था, MSQ की तो नहीं कह रहा, बट MCQ को देखता हूँ। MCQ में अगर मैं देखूँ तो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं, और फिर 11 से लेकर 20 होते हैं, 11 से लेकर 30 होते हैं। तो 1 से लेकर 10 ये 1 मार्क्स के होते हैं, और 11 से लेकर 30 ये 2 मार्कर होते हैं। तो अगर मैं देखूँ, ये 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का ये हो गया, और ये 1 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का ये हो गया। तो 50 मार्क्स का ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें शायद 1/3, इसमें 2/3। ठीक है ना? तो अगर मैं देखूँ 50 मार्क्स का आपका नेगेटिव पेपर है, और इस 50 मार्क्स के नेगेटिव पेपर में उसने 1 से लेकर 10 पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जब पेपर आया था ये चीज मैंने देखी बहुत पॉजिटिव, कि भाई उसने 10 क्वेश्चन ठीक करे और 10 के 10 बिल्कुल ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही करे हैं जो बिल्कुल उसको लगता है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, और 20 में से उसने 17 अटेम्प्ट करे, और 17 के 17 बिल्कुल ठीक करे हैं। डेट मीन्स क्या है, नेगेटिव करने का जो तरीका है वो बिल्कुल उसने नेग्लेक्ट कर दिया था, कि नेगेटिव जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये गलत हो सकता है, तो उसको बिल्कुल चूज ही नहीं करना है। ठीक है ना? तो देख सकते हो 20 में 17 करे, और 17 के 17 ठीक, और यहाँ 10 के 10 करे और 10 के 10। दैट मीन्स क्या है कि भाई जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतने आपको कहते हैं ना नेगेटिव और नेग्लेक्ट करने का, हाँ भाई ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, चारों को भी देख लिया, और चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको मैंने टिक कर दिया। ठीक है ना? तो इन चीजों को इस तरीके से जब आप धीरे धीरे कहते हैं ना डेली रूटीन में लाएंगे, तो अपने आप की प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी आपने 6 ही टेस्ट दिए, जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, और केमिकल बॉन्डिंग में इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आएगा, तो हाँ भाई आपने 6 टेस्ट दिए, करीब 70 करीब आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। 70 क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि भैया यहाँ जो थ्योरीज पढ़ी हैं उसको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप इन चीजों को देखोगे, तो चीजें आपके लिए बहुत ईजी होने लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ, इसमें परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए कि मार्क्स कम आ रहे हैं, शायद मैं इसके लिए मेहनत नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है। मेहनत आप कॉन्टिन्यूसली करते रहिए, आप सिलेबस को पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, और रिवीजन करने के बाद आप दोबारा से जब टेस्ट देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हाँ भैया आपसे मैक्सिमम हर तरह के क्वेश्चन हो पा रहे हैं। देखो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आपसे सारे ही क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक्स लग रही होती है ना, कई बार कोई थ्योरीज अलग होती हैं जो हमने नहीं पढ़ी होती हैं, और वो हमारे एक्चुअली सिलेबस में भी नहीं होती, क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं और उसके चक्कर में हम गलती कर देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, फालतू के अननेसेसरी क्वेश्चन भी ना ढूंढे। ठीक है ना? कि भाई क्वेश्चन ढूंढे आ रहे और फिर वो नहीं हो रहे हैं, तो फिर कहते हैं ना खुद का मॉरल डाउन कर रहे हो, ऐसा भी ना करें। प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, बट ऐसा नहीं कि अननेसेसरी क्वेश्चंस लेके उनको भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, और पता चला वो आपके सिलेबस में नहीं था वो टॉपिक, फिर आप खुद से पैनिक हो रहे हो कि भाई मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है। आप टेस्ट दीजिए अच्छे से, मेहनत करिए, इन टेस्ट को बार बार लगाइए। ये नहीं कि भाई क्वेश्चन आप रट रहे हो इतना लगा रहे हो, ऐसा भी नहीं। आप क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक देखिए, क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई, क्या चीज अलग थी, और मैं क्या चीज को लगा पाया इस क्वेश्चन में। तो इसलिए जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। टेस्ट आप में कहते हैं ना, एक ऑब्वियस बात है, निखार लाएंगे आपके अंदर, जो नर्चर करेंगे कि हाँ भाई किस तरीके से आपको जो है पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट से ही आपको पूरा आइडिया मिलेगा, और हमें भी आइडिया मिलेगा कि आप तैयारी कैसे करें। ठीक, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद पढ़ा दिया था पोलराइजेशन, ध्रुवीयकरण। ठीक है ना? तो पोलराइजेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। तो एक मैंने कहा था एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसे हम कहते हैं ऑब्वियस है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी तो उसको भी देख लेते हैं। और आज ये केमिकल बॉन्डिंग क्लास 10 में खत्म हो जाएगा, 10 क्लास करीब हमें लगी केमिकल बॉन्डिंग को विद क्वेश्चंस
फिनिश करने की। ठीक, तो टेस्ट तो मैं लेता रहूंगा। केमिकल जैसे अभी आपका एरोमेटिसिटी शुरू होगा तो कुछ क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग प्लस एरोमेटिसिटी दोनों के डालने लगूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी पे इतने कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, 10 क्वेश्चंस बनाना भी एरोमेटिसिटी पे बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो क्या करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग प्लस एरोमेटिसिटी दोनों क्वेश्चंस में डेली डालता रहूंगा। ठीक, जिससे आपका प्रीवियस टॉपिक भी रिवीजन में बना रहे। और क्वांटम की जो क्लासेस होंगी वो 19 के बाद रेगुलर होंगी, वो इसलिए क्योंकि अभी जो है लगातार अस्तम मैम के इंटरव्यूज हैं आईआईटीज वगैरह में और टिफर में, जैसे आज शायद टिफर में है उसका इंटरव्यू। ठीक, तो क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर 19 के बाद क्वांटम की भी आपकी होने लगेगी। चलिए, खैर, थर्मल स्टेबिलिटी की हम कहानी देख लेते हैं। ये जैम का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट है आपके पास, मतलब बेरिलियम फैमिली है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, उनके कार्बोनेट्स हैं। ठीक, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, SrCO3 और BaCO3 ये आपकी बोरोन फैमिली है, ग्रुप सेकंड है। इसमें पूछ रहा है जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, टॉप टू बॉटम आता हूँ, तो बताइए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो थर्मली ये स्टेबल होंगे। थर्मली का मतलब हीट के प्रेजेंस में कब तक ये स्टेबल होंगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो BaCO3 थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का बहुत सिंपल सा कारण है। एक्चुअली ये कंपाउंड आपस में जुड़े कैसे होते हैं, तो बेरिलियम पे होता है +2 चार्ज, और जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाइए, आपको पता है एक ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस होगा, एक ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस होगा, जब भी तो आपस में आयनिक बॉन्ड या बॉन्ड बना रहे होंगे, इस पे ऑब्वियस है प्लस, ये माइनस, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो होगा क्या कि बेरिलियम और ऑक्सीजन जनरली अगर देखूं ये 2p और 2p हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, छोटे साइज है, इक्वल साइज लगभग मान सकता हूं, तो इनके साइज बराबर होने की वजह से, अप्रोक्स इक्वल होने की वजह से ये करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि इसमें यहाँ पे मोर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दैट इज, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा दैट इज मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए इसीलिए होगा क्या कि जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जैसे ही दोनों आपस में जुड़ेंगे तो होगा क्या कि भाई ये बॉन्ड यहाँ से टूटने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से देखो, ये अट्रैक्शन होगा ऑक्सीजन का, जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो होता क्या है ऐसे केस में कि जब आप इसको तोड़ते हो, BeCO3 को तोड़ते हो, तो ये इजिली ब्रेक हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है बीईओ में, बीईओ में प्लस CO2 में। इसी तरीके से आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसको जैसे हम हीट करते हैं ये टूट जाता है CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, तो ये अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं मोर अट्रैक्शन, और जैसे ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, क्या निकल जाएगी, ये CO2 गैस, ये CO2 गैस निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा, BeO या फिर CaO, और साथ में क्या मिल जाएगा, CO2। ठीक, और जबकि बेरियम में देखो, बेरियम इसका साइज बहुत बड़ा है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, इस पे माइनस है, इस पे भी माइनस है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन तो होगा, ये अट्रैक्शन तो होगा, ये अट्रैक्शन कम होगा, दैट मीन्स लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो लेस पोलराइजेशन हो पाएगा। अब जरा कहानी को देखिए ना, एक और चीज बताई थी कि भैया जब मैं टॉप टू बॉटम आता हूँ तो टॉप टू बॉटम आने में साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। और जरा मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन तो उसका ज्यादा था, पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन, तो जितना छोटा कैटायन उतना ही ज्यादा वो अपने ऊपर पोलराइज कर पाएगा। याद करिए लास्ट एग्जांपल से आपके पास था NaCl, आपके पास था MgCl2, और आपके पास था AlCl3। तो हमने देखा था तीनों ही कैटायंस है, तो तीनों कैटायंस में सबसे छोटा साइज होता है Al3 प्लस का, फिर उसके बाद साइज होता है Mg2 प्लस का, और उसके बाद साइज होता है Na प्लस का। तो याद करिए पोलराइजिंग पावर को, पोलराइजिंग पावर जो कि पोलराइजेशन की कैटायन की प्रॉपर्टी होती है, तो कैटायन की प्रॉपर्टी पोलराइजेशन कहलाई जाती है, फजांस रूल होता है, जिसमें हमने देखा था कि ये इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है साइज के, आयनिक रेडियस के स्क्वायर के, साइज के इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है। तो Al का साइज सबसे छोटा है, तो Al की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, इसलिए
इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। तो AlCl3 कैसे बॉन्ड बनाता है? जनरली कोवेलेंट, MgCl2 उससे कम कोवेलेंट, और NaCl कैसा बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, अब आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा जाए कि भैया इनमें से कौन आयनिक बॉन्ड बना रहा है और कौन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो जनरली बैरियम कार्बोनेट जो है, इसका जो नेचर होगा साइज छोटा, तो उसका जो नेचर होगा कैसा होगा? साइज छोटा, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कोवेलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ऑब्वियस बात है डिक्रीज हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वाई? क्योंकि बेरिलियम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है पोलराइजिंग पावर कम हो गई, पोलराइजिंग पावर कम हो गई तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो गया। कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो अगर आपसे पूछा जाए टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है घट रहा है, तो इस तरह के दुनिया को भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपके पास, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसी बेसिस पे हलवे हलवे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा बेस कौन होगा इनमें, या बेसिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है घट रहा है, ऊपर से किसका ज्यादा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, दुनिया भर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ा साइज किसका है? स्ट्रोंटियम का है। स्ट्रोंटियम का साइज बड़ा है तो ऑब्वियस बात है इसकी जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर है उतनी कम है। पोलराइजिंग पावर कम है तो ऑब्वियस बात है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है SrOH का होल ट्वाइस का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है जैसे इसको मैं पानी में डालूंगा, तो आपने पढ़ा है आयनिस का कंसेप्ट, आयनिस के अकॉर्डिंग बेस वो होता है जो OH माइनस को देगा। तो ऑब्वियस बात है जैसे इसको सॉल्यूशन डालूंगा तो वहाँ पे OH माइनस देगा, जो जितना ज्यादा OH माइनस देगा उस सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा ऑब्वियस बात है बेसिक होगा। तो ऑब्वियस बात है अच्छा बेसिक कौन होगा? अच्छा बेसिक कौन होगा? जो आयंस में जल्दी टूट जाएगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम होगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक, तो ये ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, याद करिए। इसी तरह का क्वेश्चन हमने देखा था कि आपके पास सीरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, BSc 1 में देखा था। फिर ऐसी यहाँ पे लास्ट में दिया था लुटीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पूछा गया था कि बताइए ये जो आपका F ब्लॉक के एलिमेंट है, इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करी जाए, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड की बात करी जाए, तो बताइए इनका बेसिक करेक्टर बढ़ता है घटता है? तो भैया सीरियम से Lu की तरफ जो बेसिक करेक्टर है, ऑब्वियस बात है वो घटता है, घटता है। सीरियम का बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है, किसके बराबर होता है? ये लगभग लगभग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है। तो आपको ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इनऑर्गेनिक सेकंड ईयर में। ठीक, तो यहाँ पे बेसिक करेक्टर क्यों घटता है? तो हमने देखा था एफ ब्लॉक में जनरली हमें कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसे हम लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घटता है, साइज घटेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर सॉरी साइज घटेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है आयनिक बॉन्ड में आसानी से नहीं टूटेगा। तो ऑब्वियस बात है इनमें अच्छा बेस कौन होगा? सीरियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो तैयार रहिए एग्जाम में, कि जो BSc आपने पढ़ा है बेकार नहीं पढ़ा है, ये इनमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको बोला ना मेरा काम ऑलरेडी आसान हो चुका है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी BSc में पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर से पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा है कि आप ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक में आप मैकेनिज्म करना शुरू कर चुके हो। हालांकि दोनों को मिला के मैंने ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक, तो ऑर्गेनिक में आप मैकेनिज्म करना देख चुके हो। तो मैकेनिज्म में आपने देखा है किस तरीके से बॉन्ड चलते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी कंसेप्ट जो पोलराइजेशन पोलराइजिबिलिटी वाला है, ये ऑलरेडी हमने वहाँ पे देख लिया। चीजों को ध्यान में रखना है, किस तरह से क्वेश्चन लगाने हैं इनको देखना है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके घर के प्रैक्टिस के लिए देता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो आपको इनकी थर्मल स्टेबिलिटी निकाल के चेक करनी है। कैसे इन क्वेश्चंस को करना है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपके पास कुछ कार्बोनेट्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, उनको करेंगे।
C2O4 क्या होता है भैया, जल्दी से बताइए, व्हाट इज C2O4? सेकेंड ईयर में पढ़ा था C2O4, ऑर्गेनिक में ही पढ़ा था, इनऑर्गेनिक में पढ़ा था। व्हाट इज C2O4? C2O4 कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? 2 माइनस। इट इज कॉल्ड ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो पढ़ा था, ऑक्सिलेट आयन। ठीक है ना, तो याद करिए, सब आपने जो पढ़ा है बेकार नहीं पढ़ा है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आप मुझे बताइए इसका आंसर। थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Li2O, MgO, Al2O3? चलिए बताइए जल्दी से फास्ट। थर्मलीन में कौन ज्यादा स्टेबल? अरे भाई किसका माइक चल रहा है? इसका माइक है। बताइए भाई, थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भाई ये डबल डबल कहाँ चला रखा है, आवाज कैसे रिपीट हो रही है? Li2O है, MgO है और Al2O3। तो तीनों में देखो, यहाँ चार्ज Li पे +1, ऑक्सीजन पे -2, MgO पे चार्ज +2, ऑक्साइड पे चार्ज -, Al2O3 पे चार्ज +3, यहाँ माइनस। तो पूछा जा रहा है कौन थर्मली ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस बात है थर्मल स्टेबिलिटी इधर को इंक्रीज हो रही है। क्या रीजन है? सिंपल सा है, एल का साइज छोटा, ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा, तो साइज छोटा चार्ज ज्यादा, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब एल का साइज छोटा है, पोलराइजेशन ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन पे चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है। याद करिए, पोलराइजेशन भी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो थर्मली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सी कहानी है, ध्यान में रखना है इन चीजों को। ठीक, ध्यान में रखना है इन चीजों को। तो करिएगा, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, इनको आपको करना है। और एक ट्रिक और बता देता हूँ जिसको आपको ध्यान में रख सकते हैं, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, वो क्या है? देखो, ओवरऑल ट्रिक है, एनायन। एनायन क्या, जिन पे माइनस चार्ज होगा। एनायन जनरली आपको दो तरीके का देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, याद कर लेना है ना अच्छे से। स्मॉल एनायन और लार्ज एनायन। स्मॉल एनायन यदि आपके पास जनरली हेलोजन कोई स्मॉल वाला, ठीक है ना, हेलोजन स्मॉल वाले एक्स माइनस लिख देता हूँ, O2 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया और N3 माइनस हो गया। जनरली स्मॉल साइज होता है इनका। अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है, ध्यान रखना, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है टॉप टू बॉटम, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है, तो वो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। फिर से सुन लेना, अगर आपके पास स्मॉल आयंस दे रखे हैं किसी ग्रुप में, एक ही ग्रुप में आपको, जैसे सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जनरली ऑक्साइड्स दिए, ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो ऑब्वियस बात है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। बट यदि आपके पास लार्ज आयन है, लार्ज कैसे, जैसे CO3 2 माइनस, OH माइनस, इसके अलावा O2 के ऊपर 2 माइनस, O3 इस पे -1 चार्ज, O2 इस पे -1 चार्ज, O3 क्या है आपका ओजोनाइड है, O2 के ऊपर 2 माइनस कॉल्ड पर ऑक्साइड, O2 के ऊपर -H कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। ठीक, और ये C2O4 इट इज ऑक्सिलेट, CS3 एसीटेट, ये सब बड़े हैं, आपको साइज से इनके पता चल जाएगा, ऑब्वियस इट इज लार्जर इन साइज। SO4 2 माइनस, CrO4 माइनस, ठीक है ना, और CH2O7 इस पे 2 माइनस, NO3 माइनस। अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी
टॉप टू बॉटम आपसे पूछी जा रही है, मतलब किसी ग्रुप में अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जा रही है तो ध्यान रखना इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और वो किस एग्जाम्पल से ध्यान में रखा था, ध्यान करिए, आपने BaCO3 का एग्जाम्पल ध्यान में रखा था। तो आपने देखा कि जब ये बेरिलियम है आपके पास, बेरिलियम है आपके पास, तो किस तरीके से वो कार्बोनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, कार्बोनेट को, कार्बन के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो रेस्ट पार्ट है, जैसे इसको मैंने ब्रेक करा तो ये टूट गया BeCO3, टूट गया BeO में प्लस CO2 में, BeO प्लस CO2 में, ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया CaO और CO2 में। तो हमने क्या देखा कि अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से, स्मॉलर साइज की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ध्यान में रखना अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो रेस्ट पार्ट है वो आराम से टूट जाएगा, तो CO बन गया या BeO बन गया, और जो बचा हुआ पार्ट है CO2 उसमें वो ब्रेक हो गया। तो लार्ज वाले ब्रेक हो जाएंगे, मतलब थर्मल टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी जो है जनरली इंक्रीज होती हुई दिखेगी, ठीक है ना। ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि वो टूट रहे हैं, ब्रेक होने का मतलब है छोटे वाले जो है वो एनायंस को जनरली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट करने की वजह से जो बचा हुआ पार्ट है, बड़े लार्ज वाले में जो बचे हुए पार्ट है वो आराम से टूट जाते हैं। किसमें, स्मॉल जिनके साइज होते हैं, तो लार्ज वाले साइज जो है वो टूट जाते हैं। जबकि थर्मल स्टेबिलिटी को देखो तो ऊपर से नीचे बढ़ती है, जबकि साइज छोटा होता है तो साइज छोटे में थर्मल स्टेबिलिटी घट जाती है। वाई, बिकॉज सिंपल सी कहानी है इसके पीछे, जैसे लिथियम में केस ले लीजिए, Li+ है और यहाँ ऑक्साइड पे माइनस है, तो सोडियम आया Na+ और ऑक्साइड पे है 2-, ठीक। फिर देखिए पहले वाले केस में लिथियम का साइज छोटा, ऑक्सीजन का साइज छोटा, ओवरलैपिंग कहूँ या फिर हम बोलूँ स्टेबिलिटी बोलूँ, ये ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, ऑक्साइड का चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो पोलराइजेशन भी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है दोनों का ट्रैक्शन ज्यादा होगा, ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा ये क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। जैसे जैसे सीजियम पे जाऊंगा, ऑक्साइड पे जाऊंगा, तो सीजियम का जो साइज बड़ा हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, ऑक्साइड की पोलराइजेबिलिटी तो 3 रहने वाली है, तो पोलराइजेशन कम हो रहा है, एक चीज कम हो रही है, अगर दोनों ही बैलेंस रहेंगे, दोनों ही ज्यादा होंगे, तो वहां पे ध्यान रखना कॉमन सेंस है, पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी दोनों ही ज्यादा होगी तो वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, थर्मली वो स्टेबल होगा। जहां पे एक भी चीज घट जाए, पोलराइजेशन पावर घट जाए या पोलराइजेबिलिटी घट जाए, तो ऑब्वियस बात है वहां पे स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है LiF, ठीक, और है LiCl मान लेता हूँ, F मानूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस कुछ और हो जाएगा, पहले एक सिंपल सा देख लेते हैं। LiCl है, Li2O है और Li3N है। आपसे पूछा है इनमें थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस बात है तीनों ही Li है, तो चार्ज तो तीनों पे +1 होगा, तो पोलराइजेशन जो होगा वो तीनों के बराबर है। बट यहाँ पे चार्ज देखूं एनायन पे, सबसे ज्यादा किस पे, N3- पे, तो पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, N3 की, तो पोलराइजेशन सेम, पोलराइजेबिलिटी N3 की ज्यादा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं Li3N क्या होगा, थर्मली मोर स्टेबल होगा, थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो एक कॉमन सेंस आपको मिल गया, एक ओवरऑल कॉमन सेंस आपको मिल गया, क्या, कि जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जिसका पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है वही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग। अब आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स पूछिए ऑन केमिकल बॉन्डिंग, जो भी टॉपिक ना समझ में आए वो पूछिए, शॉर्टकट भी मैंने इसके लिए बता दिया कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक। बोलिए भाई, आस्क योर डाउट्स इफ डाउट्स। डाउट्स पूछ लीजिए भाई, डाउट्स नहीं है तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास, ठीक है। अगली क्लास कल करेंगे एरोमेटिसिटी को, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे एरोमेटिसिटी, ठीक। तो देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये हलवा सा एक टॉपिक है। जनरली एरोमेटिसिटी पे एक क्वेश्चन मान के चलिए हर साल पूछता ही पूछता है, ठीक है ना, किसी ना किसी बहाने पूछ लेता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो एरोमेटिसिटी एक क्वेश्चन उसका डाल ही देता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग से भी मान के चलिए 2 से 3 नंबर का केमिकल बॉन्डिंग पूछ ही लेता है, ठीक है ना। वैसे कई बार 5-5 नंबर का भी केमिकल बॉन्डिंग पूछ चुका है, 100 में से 5 मार्क्स का, तो 5 और 2 मार्क्स का एरोमेटिसिटी, लगभग लगभग 7 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीक तक, कोशिश करूंगा एरोमेटिसिटी इस वीक में कंप्लीट कर लो, ठीक। बाकी और कोई डाउट है, आस्क योर डाउट्स, नो डाउट, तो मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़िए, मेहनत करिए।